अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। जियो पॉलिटिक्स यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स और उसमें पावर का किरदार यानी ताकत कितनी इम्पोर्टेंस रखती है जियो पॉलिटिक्स में, इस चीज़ का हम जायज़ा लेंगे। और ये जो गाज़ा और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इसके तनाजुर में भी हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में पावर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है मुल्कों के लिए, और मुल्कों की हैसियत क्या है जियो पॉलिटिक्स में। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो कि ग्लोबल एक फिनोमेना है, उस के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं वो स्टेट्स होते हैं, यानी इंडिविजुअल्स का वहाँ पे कोई काम नहीं होता, बल्कि स्टेट्स का काम होता है। इंडिविजुअल्स एज लीडर्स ऑफ दो स्टेट्स या एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, सामने तो शक्ल उनकी आ रही होती है, लेकिन एक्चुअली उस स्टेट का क्या आइडेंटिटी है, उस स्टेट का क्या कल्चर है, उस स्टेट की क्या हिस्ट्री है, और उसकी पूरी जो उसकी स्टेट का वजूद है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है इस ग्लोबल चेसबोर्ड में, उसकी क्या एक्शंस हैं और वो किस तरह से प्ले कर रहा है अपने चालों को, ये चीज़ होती है जिससे जियो पॉलिटिक्स डिफाइन होती है। सो जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें जो प्लेयर्स हैं वो लोग नहीं होते, जैसे कि जो बाइडन हो गया, जेलेंस्की हो गया या पुतिन हो गया, बल्कि उनकी स्टेट्स की जो डीप स्टेट्स होती हैं जो कि रियल में पीछे से डिक्टेट कर रही होती हैं, और जिनकी मर्जी से स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होता है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की बात ले लें कि हम ये सोच रहे होते हैं कि नवाज शरीफ क्या कर रहा है, या इमरान खान क्या कर रहा है, या जरदारी क्या कर रहा है, लेकिन या हमारी आर्मी के जो जनरल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस वक्त ये चीज़ को समझने से कासिर हो जाते हैं कि पाकिस्तान एज अ स्टेट किस तरह से एक्ट कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके उन सारे एक्शंस के पीछे दरअसल क्या मुहर्रिकात हैं, कोई डीप स्टेट है, कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके हाथ में पावर है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हर मुल्क के अंदर जो भी पावर्स हैं, जो भी पावर स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, उसके नतीजे में एक ओवरऑल जो एग्रीगेट एक पर्सनालिटी बनती है उस स्टेट की, जिस पर्सनालिटी को वो पोर्ट्रे करता है अपनी ग्लोबल एक्शंस के थ्रू, वो है जियो पॉलिटिक्स। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जियो पॉलिटिक्स के को डिक्टेट करने में जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो उनका हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि क्या इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं, या किसी भी कंट्री का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो डिक्टेट कर रहा है, या उसकी हिस्ट्री डिक्टेट कर रही है, या उसके जो आपस के नेबरहुड में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक कंट्री के जो है पाथवे को डिक्टेट करता है, एक कंट्री के पाथवे को ले आउट करने में जो है वो मुहर्रिकात उसके पीछे होते हैं। और वो कुछ छोटे छोटे इवेंट्स भी हो सकते हैं, छोटी छोटी इवेंट्स के भी एक बहुत बड़े ग्लोबल पैमाने पे इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि किसी एक मुल्क की कोई पॉवर्टी है, या उसकी किसी कम्युनिटी के अंदर कोई पॉवर्टी है जिसके वजह से उसके अंदर कोई रेबेलियन आ जाता है, कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ आ जाती है, तो वो एक छोटी सी बात भी बड़े होते 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 बहुत बड़ी बन सकती है। सो जियो पॉलिटिक्स को जितना भी आप गहराई में ले जाओ, अगर आप लोगों की सोशल बिहेवियर तक ले जाओ, तो वहाँ से भी आप उसको समझ सकते हो। आप कौमों के सोशल बिहेवियर से उसको लेकर चलो तो तभी आप समझ सकते हो। आप रीजनल ब्लॉक्स की बिहेवियर को लेकर चलो तो तभी आप समझ सकते हो। यानी कि जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए बेशुमार एंगल्स हैं और बहुत सारी यानी कि एवेन्यूज है जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। तभी आप देखते हो कि जब आप डिफरेंट एनालिस्ट को बात करते हुए देखते हो, तो एक ही सिचुएशन के ऊपर, एक ही कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, एक ही मामले के ऊपर बहुत सारी आपको डिफरेंट राय नज़र आती हैं, बहुत सारे डिफरेंट आपको तरीके से लोग उस चीज़ को, उस इवेंट को, उस कॉन्फ्लिक्ट को अप्रोच करते हुए दिखाई देते हैं। सो वो सब अपनी अपनी हद पे ठीक होते हैं, क्योंकि हर इवेंट को क्या का एक एक लोकल पहलू भी होता है, एक रीजनल पहलू भी होता है, एक इंटर स्टेट पहलू भी होता है,
एक रीजनल, एक ग्लोबल, यानी बहुत सारे पहलू होते हैं, जिससे इकोनॉमिक पहलू होते हैं, सोशल पहलू होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी वही होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा पहलू अपने सामने मद्देनज़र रखकर एक एनालिसिस को निकाले। सो ये चीज़ है। और जितने भी ग्लोबल सिचुएशंस चल रही होती हैं, जियोपॉलिटिक्स चल रही होती है, उसमें आप ये चीज़ नोट ज़रूर करोगे कि नैरेटिव का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि ये जो यूएस है और नेटो है और यूरोपियन यूनियन है, इनके भी एक नैरेटिव होता है किसी भी मामले को लेकर। जैसे कि इस वक्त गाज़ा और इसराइल का जो मामला है, उसमें यूएस का और उनके जो दीगर एलाइज हैं और इसराइल का एक ही नैरेटिव चला आ रहा है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो इसके ऊपर एडमेंट है। यानी वो अपने किसी भी बयान में, किसी भी, उनके पूरा मीडिया इस बात को बार बार दोहरा रहा होता है। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही होती है, जिसमें जो उनके एलाइज हैं, उनकी दिल की तसल्ली हो रही होती है कि हाँ, हम एक सही काम कर रहे हैं, और वाकई में हमास और जो ईरान है और हिजबुल्लाह, ये सब टेररिस्ट लोग हैं। तो नैरेटिव बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आज कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जो अरब स्टेट्स के बीच में और ईरान के बीच में और इवन पूरे मुस्लिम कंट्रीज के बीच में जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि हमास जो है वो मुजाहिदीन लोग हैं, वो लिबरेटर है, फ्रीडम लवर्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे पहले, यानी आज से 1 साल पहले की अगर आप बात ले लो, जब ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक टसल चल रही थी और मुस्लिम जो वर्ल्ड है वो डिवाइड हुआ हुआ था 2-3 हिस्सों में, क्योंकि ईरान जो है वो तमाम सुन्नी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता था और कर रहा है, और सुन्नी पॉपुलेशंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि सीरिया में एक, सॉरी, शिया पॉपुलेशन को, जैसे कि सीरिया में शिया पॉपुलेशन है, बगदाद में है, बहरीन में है, यमन में है, और भी कुछ इलाकों में, कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी एक सब्सटैंशियल शिया कम्युनिटी रहती है, अफगानिस्तान में भी रहती है। तो इन सब कम्युनिटीज़ को ईरान जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ईरान का और जो सऊदी अरब है, वो एक सुन्नी नैरेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों के नैरेटिव टोटली क्लैश थे इससे पहले। लेकिन ये अब जब चाइना ने आगे बढ़ करके ईरान और सऊदी अरब के बीच में रिप्रोचमेंट करवाई, दोस्ती करवाई, तो एकदम से हमारी मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसकी काया ही आप समझ लो पलट गई है। और मैं आपको ये बात बावर करवा दूं कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती के 2 महीने या 3 महीने बाद ही हमास ने ये हरकत करने का जो है हिम्मत की है कि उसने ये अटैक किया इजराइल के ऊपर। इससे पहले भी वो छोटे-मोटे अटैक करते थे, लेकिन इस बात को समझना चाहिए हम लोगों को कि सऊदी और ईरान की रिप्रोचमेंट और दोस्ती के बाद ही इतना बड़ा स्टेप हमास ने किया है, और एक ही दिन में 1400 इजरायलियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है। तो और उसकी फौरन बाद, इस वाक़ये के फौरन बाद जो नैरेटिव उभरना शुरू हो गया मुस्लिम वर्ल्ड में, जिसमें सऊदी नैरेटिव भी शामिल है, इजिप्शियन भी शामिल है, जॉर्डेनियन भी शामिल है, ईरानियन, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी, सब लोगों का सेम नैरेटिव ये चल रहा है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इससे पहले अगर बात होती आज से 4 महीने पुरानी, तो हो सकता है कि सऊदी अरब कहता कि अगर खुले अल्फाज में नहीं भी कहता, फिर भी वो हमास को ज़रूर ये कहता है कि वो अपने हरकतों से बाज आ जाएं और वो सीज़ फायर की तरफ आएँ और नेगोशिएशन की तरफ आएँ। लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरब जो है और उनके जो डिफरेंट एलाइज हैं, उन्होंने बार-बार ये बात कही है कि ये जो हमास ने काम किया है, वो उसकी ज़िम्मेदारी इज़राइल पे है, क्योंकि वो 70 साल से ऑक्यूपाई करके बैठा है और इनका अपार्थाइड और जेनोसाइड करवा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। सिर्फ ये नैरेटिव का चेंज होना और नैरेटिव का एक मुस्लिम दुनिया में वन सिंगल नैरेटिव का उभरना, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और कामयाबी आइंदा आने वाली कामयाबियों का पेशखेमा है। सो ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात मैं कहना चाहूँगी कि पावर की कितनी इम्पोर्टेंस है। इस बात को बिल्कुल भी
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो होती है, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स जो चल रही होती है, उसमें पावर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी कौमें हैं, कौमें तो नहीं मैं कहूँगी, स्टेट्स कहूँगी, स्टेट्स जितने भी हैं वो अपनी पावर के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो समझते हैं कि अगर हमारी पावर वीक है तो हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, और वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में चले जाते हैं। तो पावर की फिलॉसफी कुछ इस तरह की है कि पावर को कंप्लीट होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी एब्सोल्यूट होना पावर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आप ये देखते हो कि अगर यूएस जब वो समझता है कि मैं एक सुपर पावर हूँ, तो वो अपने पावर को हमेशा बढ़ाते चले जाना उसको इम्पोर्टेंट लगता है। उसको लगता है कि मैं अगर किसी भी एक छोटी-सी भी मामले में कमज़ोरी दिखा दूँगा, किसी भी एक जगह पर मुझे लाइक शिकस्त हो जाएगी, तो मेरी पूरी जो है वो शिकस्त का एक डोमिनो इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा, और मैं हर जगह हारता ही चला जाऊँगा। इसी तरह से बाकी जो चाइना को आप ले लें, जो कि एक रीजनल पावर है इस वक़्त, और रशिया को ले लें जो कि वो भी एक तरह का रीजनल पावर है इस वक़्त। ये भी समझते हैं लोग कि अगर हम एक फ्रंट पर हार जाएँगे, तो फिर दूसरे फ्रंट पर भी हम हारेंगे, और हमें हमारा जो दुश्मन है, जो हमारे ऑपोज़िशन फ़ोर्सेस हैं, वो हमें एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे हर मुहाज़ पे गिराना शुरू कर देंगे। और यही फ़िलॉसफ़ी को लेकर के मैं आपको बताऊँ कि जब अरब स्प्रिंग आया, और अरब स्प्रिंग से पहले अफ़गानिस्तान और इराक को यूएस और नेटो ने लाइक ऑक्यूपाई कर रखा था। उसके बाद अरब स्प्रिंग आ गया, जिसके अंदर लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट, यमन और बहरीन में भी इवन ये स्प्रिंग के असरात आए, और ये तमाम मुल्कों में जो है गवर्नमेंट्स के टॉपल होने का और ये जो बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, और आपको पता है कि इराक में तो सद्दाम हुसैन को यूएस ने पकड़ करके मारा और इबरत का निशान बनाया। लीबिया के अंदर कज़ाफ़ी को पकड़ के मारा गया और उसको भी इबरत का निशान बनाया गया। तो इसी के बाद जो नंबर 3 पे लीबिया से ही एक्चुअली जो यूएस ने अपनी रेबल फोर्सेस जो ट्रेन की हुई थी, उनको वो शिप्स में बिठा कर सीरिया में पहुंचा रहा था, और उनका नेक्स्ट टारगेट ये था कि अब बशार उल असद को भी सड़कों पे उसको घसीटा जाएगा, और उसकी लाश को सड़कों पे घसीटा जाएगा, और उसको एक इबरत का निशान बनाया जाएगा। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त टर्की ये सोच रहा था, ईरान ये सोच रहा था, और रशिया और चाइना ये सोच रहे थे कि ये अगर अरब स्प्रिंग में ये तमाम प्रो कम्युनिस्ट कैंप्स के लोगों को अगर यूएस जो है वो एक-एक करके हराता जाएगा और गिराता जाएगा, तो फिर ये बहुत तेज़ी से हमारे बॉर्डर्स के ऊपर पहुंचना शुरू हो गया। तो इसलिए उन्होंने एक रिपल्शन का एक्ट शुरू किया, यानी आप समझे इसी अरब स्प्रिंग के बाद टर्की, चाइना, ईरान और रशिया के बीच में एक बहुत मजबूत अलायंस बनी शुरू हो गई, जिसके का मुजाहरा हमने ये देखा कि ईरान अपनी मलेशियस के साथ इराक में उतरा और सीरिया में उतरा। टर्की और रशिया ने अपनी जो जेट फाइटर्स और अपनी फौजों के साथ वो सीरिया के अंदर कूद पड़े, और उन्होंने वहां से इराक की मलेशिया को तो खैर ईरानी मिलिशियाज ने इराक से इनके नेटो का सफाया किया, और उसके बाद सीरिया के अंदर जो है वो टर्की और रशिया की हेल्प से और ईरानियन मलेशिया की हेल्प से इनका कला कमा किया गया, नेटो और यूएस की फोर्सेस का। अब जब ये एक रिट्रीट में चले गए, तो यूएस के लिए एक बहुत बड़ा ये डिलेमा शुरू हो गया कि एक के बाद एक वो हर मुहाज पे हारते चले जा रहे हैं, और इससे साफ ये चीज़ पता चल रही है कि यूरोप और यूएस की जो ताकत है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, और उनकी जो सुपर पावर स्टेटस है या उनके जो एक पावर स्टेटस है वो दुनिया में कम से कम होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि यूरोप में और यूएस के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी बढ़ता चला जा रहा है और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ये मैं आपको बताऊं कि लीबिया में भी
उनका हार जाना, और सीरिया में भी, इराक में भी, अफगानिस्तान में तकरीबन 2 साल पहले तालिबान ने यूएस और नेटो को फोर्सेस को भागने पे मजबूर कर दिया। सो इस सब के बाद यूएस के लिए और उनके एलाइज के लिए एक ज़रूरी था कि वो दुनिया में अपनी धाक को कैसे वापस बिठाएं। और उनको एक ही तरीका पता है कि एक एक जंग में अगर नहीं जीते तो दूसरी जंग शुरू कर दो। और ये पावर प्ले है, ये सब पावर प्ले है। आप इस पर गौर करें कि अपनी पावर को एक्सर्ट करना और अपनी पावर को मनवाना और किसी भी साइड को इस पोजीशन पे आना कि मैं कंप्लीटली जो है ना वो एक सुपर पावर हूँ और सुपर पावर हूँ और मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। जब तक वो स्टेट इस पोजीशन पे नहीं आता उस वक्त तक वो समझे कि एक जंग की कैफियत में रहता है और वो अपनी पोजीशन को मनवाने की पोजीशन में रहता है और वो वाकई में जो रियल पावर है एब्सोल्यूट उसके ऊपर वो नहीं पहुंचता। तो अब इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यूक्रेन में एक वॉर की। यूक्रेन की वॉर को इंसाइट करने से का इससे मुराद ये था कि डायरेक्टली अभी रशिया को कोई बहुत बड़ी जो है मात दी जाए, रशिया को किसी तरीके से तबाह बर्बाद किया जाए। लेकिन वहां पर भी वो हार गए क्योंकि उनके बीच में इतनी पसली ही नहीं थी कि वह यूक्रेन को इतनी वेपन्स दे सकते और इतना उनका साथ दे सकते और सारी फौजें वो अपनी भी यूक्रेन में लाके और वाकई में एक रशिया के साथ बहुत बड़ी वॉर करते। और इस तरह की तमाम वॉर्स का पूरी दुनिया में स्पेल ओवर होने का इफेक्ट का भी खदशा हमेशा रहता है क्योंकि रशिया के साथ इस वक्त टर्की भी अलाइड है, चाइना तो बहुत भरपूर तरीके से अलाइड है, ईरान भी अलाइड है और वक्त आने पे पाकिस्तान ने भी अलाई हो जाना था बिकॉज पाकिस्तान के इंटरेस्ट दरअसल चाइना, रशिया और टर्की के साथ जुड़े हुए हैं और सऊदी अरब के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो ये पावर प्ले को आप देख रहे हो कि ये जो डोमिनो थ्योरी को बहुत सारे एनालिस्ट नेगेट करते हैं कि वो बिल्कुल गलत थी और झूठ थी और वियतनाम के केस में जो ये डोमिनोज थ्योरी बनाई गई थी वाकई वो उसमें फिट नहीं आती थी। लेकिन आप देखोगे कि रियल जो ग्लोबल और जियो पॉलिटिक्स है उसमें डोमिनो थ्योरी हर वक्त चल रही होती है। यानी किसी भी एक पावर का जब एक मोहरा गिरता है तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा ये पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। इसी तरह रशिया के लिए भी और ईरान और टर्की के लिए भी, इन सब के लिए भी ये चीज़ मतलब एक उनके सामने ये चीज़ आ गई कि अगर हम इराक में हारते हैं, सीरिया में हारते हैं, लिबिया में हारते हैं तो फिर जंग जो है वो बहुत तेज़ी से हमारे दरवाजे पे पहुंचने वाली है। और ये मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन की वॉर में हारने के बाद और हमास के इस हमले के बाद यूएस के लिए ये एक मतलब एक बहुत ओपन चीज़ उसके सामने आ गई कि हम अब यहाँ पर गाजा के अंदर पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को इन्वॉल्व करके और दोबारा से एक ऐसे फ्रंट शुरू कर देते हैं जिसमें यानी एक रीजनल वॉर या एक ग्लोबल वॉर हम शुरू करते हैं जिसमें हम दोबारा से अपने जो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स अभी बचे हुए पड़े हैं उससे हम लीबिया, इजिप्ट, टर्की, ईरान, इराक, सीरिया सब में दोबारा से हम एक्सप्लोजन्स करके और इन सारी मिडल ईस्ट की और अरब बेल्ट और मुस्लिम बेल्ट को खाको खून में तबाह करके और फिर हम दोबारा शायद इस पोजीशन पे आ जाएं कि हम एक ग्लोबल यूनी सोल सुपर पावर के तौर पे दोबारा सामने आ सकें। तो ये चीज़ हर वक्त यूएस के सामने और इसी इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि कल जो हसन नसरुल्लाह ने तकरीर की उसमें उसने एक बात को बहुत सख्ती से दोहराया कि इजराइल जो सीज फायर नहीं कर रहा उसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका उसको मजबूर कर रहा है कि तुम सीज फायर पे बिल्कुल नहीं आओगे, चाहे तुम्हारे कितने भी फौजी मरते हैं, कुछ भी होता है, तुमने गाजा पे बॉम्बिंग डे एंड नाइट करनी है ताकि मुसलमान जो है वो प्रोवोक हों और वो इस बात पे मजबूर हों कि वो इस जंग में कूद पड़े। और जब वो कूद पड़ेंगे तो इनके पास एक लेजिटिमेट बहाना आ जाएगा क्योंकि इसराइल की डिफेंस और इसराइल को का जो हक है एग्जिस्ट करने का उसको लेकर के उनका पूरा जो मीडिया, पूरा नैरेटिव कई दहाइयों से इसके पीछे लगा हुआ है और वो सब इस बात पे उनकी तमाम कौमें जो फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, ये सब लोग जो हैं इनकी कौमें जो है इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर इसराइल के साथ कुछ किया जाता है तो हमारी फौजें वहां जाएंगी और हम उसके लिए तैयार हैं। सो ये एक स्टेट नैरेटिव्स जो हैं वो इस तरह से इस मामले पे बिल्ड किए जा रहे हैं।
सो अब ये आप बहुत सारे डिफरेंट अगर वेस्टर्न एनालिस्ट को की बातें सुनेंगे तो आपको उनकी तरफ से ये चीज़ बहुत बार सुनने में आएगी कि वो ये अभी तक वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान जो है ना वो एक दूसरे के दुश्मन हैं और इस गाज़ा वॉर में भी सऊदी अरब जो है वो ईरान को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता और ये अभी वो खामोश बैठा हुआ है लेकिन वक्त आने पे हमें ये वेस्टर्न एनालिस्ट कहते हैं कि उन्हें पता है कि वक्त आने पर सऊदी अरब चाहेगा कि हमास भी ख़त्म हो जाए, हिज़्बुल्लाह भी ख़त्म हो जाए क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इस तमाम जो मुस्लिम ब्रदरहुड बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और ईरानियन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस को से नफरत करता है और उनसे खौफ खाता है और वो उनको उसको डर होता है कि वो हमें हमारे मुल्कों में भी ये चीज़ एंटर करेंगे तो लिहाजा वक्त आने पे जो है वो सऊदी अरब और उनके जो एलाइज हैं सुन्नी कंट्रीज यानी कि वो यूएस का और इसराइल का साथ देंगे जो कि एक बिल्कुल गलत बात है और जिसका मैंने आपको बता दिया कि ये जो ईरान और सऊदी अरब की जो रिप्रोचमेंट हुई है और डेफिनेटली रिप्रोचमेंट एक दिन में तो नहीं हुई है ये टॉक्स तो महीनों महीनों सालों सालों से चल रहे थे और ये अरब स्प्रिंग से ही ये चीज़ चल रही थी कि ये लोग आपस में बात कर रहे थे मिल रहे थे और मीटिंग्स कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि हम क्यों आपस में ही जो हमने डिवाइड बनाई हुई है और हम आपस में लड़ रहे हैं उसकी वजह से ये जो हमारे वेस्टर्न दुश्मन है वो हमें तोड़ते चले जा रहे हैं क्रश करते चले जा रहे हैं एक के बाद हमारे एक मुल्क को वो खाको खून की वो बनाते जा रहे हैं मंजर उसमें खींचते जा रहे हैं तो लिहाजा ये एक दिन का इनकी रिप्रोचमेंट नहीं है बल्कि इन्होंने बहुत सोच समझ कर रिप्रोचमेंट अगर की है और उसमें इन्होंने ये बात सोची है कि हाँ अब हम इस काबिल हो गए हैं 40-50 साल के बाद कि हमारे पास इतनी स्ट्रांग आर्मीज हैं और हम इतनी मुत्तफिक हैं आपस में और हम सब पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान तुर्की सीरिया इराक इजिप्ट तमाम जो लिबिया को ले लें यमन को ले लें और ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त रेडी हैं कि अगर कोई एक बड़ा हमला करना है इसराइल पे तो हम करने के लिए तैयार हैं और वो इसराइल को तबाह करने के लिए नहीं है बल्कि वो इसलिए कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को बचाएं उनकी ज़िंदगियों को में की हिफाजत कर सकें और उनको उनका जो जायज़ हक है टू स्टेट सोल्यूशन का उसके ऊपर हम इसराइल को मजबूर कर सकें ये सारी चीज़ है और मैं समझती हूँ कि अगर हम बिगर पिक्चर देखें और बिगर पिक्चर अगर हम देख पाएँ तो हमें दिखेगा कि ये सारा जो मूव है जो कि ईरान सऊदी रिप्रोचमेंट के बाद शुरू हुआ और उसी के बाद हमास ने ये जो हमला किया तो इसके बाद ये जो सारा सिचुएशन है ये मुसलमान उम्मा के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन चल रही है ऑल्दो कि हमें डेली गाजा में अपने बहन भाइयों की शहादतों की खबरें मिल रही बहुत दुख और अफसोस की ये बात है मगर इस कुर्बानी का अगर हम इस वक्त एक पॉजिटिवली उसको हम यानी मुसलमान जो कंट्रीज हैं वो लेकर आ सकें तो फिर फ़लस्तीन का मसले को हल किया जा सकता है तो बहरहाल ये पावर की बात जहाँ पर है अभी यूएस के और ये जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो ये बात भी कहते हुए आपको दिखाई देंगे वो कहेंगे कि जो इसराइल की जो डिफेंस है और उसकी जो हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं अगर हम इसमें कामयाब ना हुए और यूएस ने इसको कामयाब नहीं करवाया इंश्योर नहीं किया तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है एक तो पूरी दुनिया में वैसे ही इनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होती जा रही है लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि सुन्नी लोगों के साथ हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि हमास को ख़त्म करना जो है वो हमारी कमिटमेंट है सुन्नी कंट्रीज़ के साथ यानी सऊदी अरब के साथ यानी इजिप्ट के साथ जॉर्डन के साथ इनके साथ हमारी ये कमिटमेंट है कि हम उनके लिए भी और इसराइल के लिए भी हमास को ख़त्म करेंगे ये बिल्कुल झूठ बात है और इनकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही तमाम मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ज़ीरो हो चुकी है रशिया के सामने ज़ीरो हो चुकी है चाइना के सामने ज़ीरो हो चुकी है और ये जो हमास को मारना और इसराइल को फतेहयाब करवाने की बात जो है वो सिर्फ इनकी पावर प्ले है क्योंकि वो समझते हैं कि इस मोहरे को जब हम जीतेंगे तो उसके बाद हम बाकी तमाम को नए सिरे से लोगों को अपने तमाम मोहरे दुनिया में जीतना शुरू कर देंगे यानी उनका जो ये जो पाथवे है ये सिर्फ वॉर्स का और डिस्ट्रक्शन का और खून का और का पाथवे है जिसके थ्रू वो समझ रहे हैं कि हम दोबारा से एक सुपर पावर स्टेटस पे आ जाएंगे जो कि
प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करें, ग्लोबल सिचुएशन को, जब आप तमाम ममालिक के को इंडिविजुअली भी देखें और फिर कलेक्टिवली देखें, तो आपको पता चल जाएगा। और जियो इकोनॉमिक्स को भी आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यूएस और उनके जो एलाइज हैं वो इस वक्त बैकफुट पे भी हैं, और इस वक्त वो बहुत मुश्किल में हैं, और बहुत, यानी आप समझ लें कि एक जिसको कहते हैं ना फेल्ड स्टेट्स वाली सिचुएशंस के करीब करीब वो चल रहे हैं। और इसको एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन बता दूं कि इजराइल की फोर्सेस जो हैं उन्होंने गाज़ा सिटी को, आपको पता है कि शुरू दिन से वो कह रहे थे कि जितने भी गाज़ा के लोग हैं वो नॉर्थ गाज़ा से निकल के साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमने जो है गाज़ा को एनसर्कल करना है, और फिर हमने हमास के साथ फाइटिंग करनी है और हमास को ख़त्म करना है एक एक करके। उनका हमास का एक एक फाइटर को हमने निकाल के उसको मारना है। तो अब ये कल से उनकी खबरें चल रही हैं कि हमने गाज़ा जो सिटी है प्रॉपर, ये इतनी जगह, इसके को टोटली हमने एनसर्कल कर लिया है। ज़ाहिर है इधर से तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो ये वो स्टेट है, वो ये जो ओपन एरियाज हैं, फार्म्स हैं, ये इस तरफ गाज़ा के बाहर बाहर उनके मुताबिक उन्होंने इधर से उनको एनसर्कल कर लिया। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया को देखा हो तो बहुत सारी हमास की तरफ से आज और कल और 2-3 दिन से यानी वीडियोस जारी की जा रही हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने इनके ये जो टैंक्स यहाँ पर इंसर्कल होकर खड़े हुए हैं, उनको बेशुमार टैंक्स को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, बहुत सारों को उड़ा दिया है। और एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन वीडियो से ऐसे ही लग रहा है कि हमास के लोग यही चाहते थे कि ये जो फोर्सेस हैं, इनकी टैंक्स और इनकी आर्टिलरीज और इनकी जो गाड़ियां हैं बख्तरबंद, वो अंदर एंटर हो जाए गाजा के अंदर। और वाकई वो जब एंटर हो गई हैं तो यहाँ पर बेशुमार टनल्स के थ्रू इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी यही बताया कि वो अपने छोटे-छोटे टनल्स में से निकलते हैं। एक रॉकेट लॉन्चर उन्होंने शोल्डर पे पकड़ा होता है और वो उस लॉन्चर को से उनके एक टैंक को आकर के तबाह करके चले जाते हैं। इसी तरह उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर भी बेशुमार उन्होंने फायरिंग की है। एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता चल रहा कि कितने इज़राइली टैंक्स जो हैं वो और उनकी गाड़ियाँ और उनके सोल्जर्स उनको नुकसान हुआ है, लेकिन जो फाइटिंग है वो बहुत शदीद इस वक़्त हो रही है। हमास बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है, और बहुत सारे जो फौजी हैं इजरायली, वो गाड़ियों से उतर करके स्ट्रीट्स में भी एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल इस बिल्कुल एज के वाले वाले जो घर आप समझ लो या बिल्डिंग्स है उनमें, और इन बिल्डिंग्स और इन इलाकों में हमास उनके साथ स्ट्रीट फाइटिंग पर भी स्टार्ट हो चुका है, यानी गन टू गन और फेस टू फेस फाइटिंग भी अब हमास के लोगों के साथ उनकी शुरू हो गई है। क्योंकि अगर वो टैंकों के अंदर बैठे रहेंगे तो तभी यही होगा कि वो हमास के फाइटर्स उनको एक एक करके उनके टैंक को ब्लो ऑफ करना शुरू कर देंगे, और अगर टैंकों से वो बाहर निकल के ज़मीन पे आते हैं तो तब भी उनको एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और उनके बहुत सारे फौजियों को मार खा के निकलना पड़ेगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी न्यूज़ मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि इसराइल के फाइटर्स जो हैं वो अकेले नहीं हैं, बल्कि 5 से 10 हज़ार यूएस के अपने कमांडोज, उनके जो अपने स्पेशल फोर्सेस, जो उनकी जिनको क्लोज कॉम्बैट की जो प्रैक्टिस है, वो भी इस वक्त यहाँ पर गाजा के अंदर एंटर हुए हुए हैं, और उनके साथ जो फाइट करना है जो है वो इजी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स हमास के जो फाइटर्स हैं वो भी अपनी जान हथेलियों पर रख के निकले हुए हैं, और उन्हें अपनी ज़िंदगियों की परवाह नहीं है। और जब इंसान को अपनी ज़िंदगी की परवाह ना हो, सिर्फ अपनी आज़ादी और अपने अपने पीछे जो सिविलियंस जिनको वो बचाने के लिए आए निकले हुए, उनकी सिर्फ ख्याल हो, तो फिर वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इतने सालों में अपनी टेक्निकली भी और वेपन वाइज भी और टेक्निकल और टैक्टिकल टैक्टिक्स वाइज भी हमास जो है वो पहले से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो लेट्स सी ये ग्लोबल पॉलिटिक्स गाजा के अंदर कैसे प्ले करती है आने वाले दिनों में, और गाजा की सिचुएशन ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कैसे प्ले करती है। थैंक यू सो मच।